आप सभी का विजयपथ एकेडमी के यूट्यूब सेशन पे और हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट लेकर के आए हैं और हिस्ट्री का प्रॉपर कोर्स लेकर के आए हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आज हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इसके साथ ही साथ में हम दो और टॉपिक करेंगे। एक हम करेंगे एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल के बारे में। इससे पहले हमने किसके बारे में देखा है? नरम दल के बारे में, मतलब मॉडरेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल को पढ़ेंगे और इसके साथ अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी देखेंगे कि मुस्लिम लीग कैसे बना, कौन कौन से लीडर्स थे, है ना। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें एक ही टाइम पीरियड पे घटित हुई है। आगे पीछे 1-2 साल के ऊपर नीचे में ये सब चीजें जो है वो घटित हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं। वो टाइमलाइन को आप नोट करिएगा, मेरी सलाह से आपको चीजें इजी पड़ेंगी। ठीक है, हमेशा हमको हिस्ट्री में क्या करना रहता है? हमको टाइमलाइंस में चलना रहता है। ठीक है, टाइमलाइन नहीं रहेगा तो आपके पास चीजें आपको समझ नहीं आएगी। जैसे सबसे पहले हमको पहली चीज यहाँ पर देखना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्वदेशी आंदोलन पढ़ने वाले हैं या स्वदेशी मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे किस तरीके से एक्टिविटीज हुई आपकी, वो हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक आपका टाइम पीरियड चला था 1903 से पहले, बिफोर 1903। ठीक है, 1903 से पहले ये समय था जब बहुत ज्यादा भूखमरी चल रही थी, फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, बहुत सारे रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा लाए जा रहे थे, एक्ट लाए जा रहे थे, और उसके कारण क्या हो रहा था कि जो आम जनता उनको बहुत परेशानी हो रही थी। ठीक है, ये मैं स्वदेशी मूवमेंट का बैकग्राउंड बता रही हूँ कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू कैसे हुआ। इसके बाद आता है 1903 का टाइम, 1903। अब 1903 में क्या होता है? गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि अब हम क्या करेंगे? बंगाल को विभाजित करेंगे। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, इसको मैं और अभी डिटेल में मैं बताऊंगी, अभी सिर्फ आप टाइमलाइन लिखेंगे। ठीक है, 1903 में सबसे पहली बार गवर्नमेंट बोलती है कि अब हम क्या करेंगे? बंगाल का विभाजन करेंगे। अच्छा, बंगाल जो है वो बहुत बड़ा था अपने आप में। आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो उड़ीसा का पूरा क्षेत्र है, वो सभी बंगाल के अंतर्गत आता था। गवर्नमेंट ये रीजन देती है कि हम क्या कर रहे हैं? शासन प्रशासन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम बंगाल को 2 भागों में विभाजित करेंगे। लेकिन रियल मोटिव क्या था बंगाल को विभाजित करने का? वो वहां की स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते थे। वो बंगाल को क्या करना चाहते थे? विभाजित करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर वो बंगाल को विभाजित करना चाहते थे, जिससे जो हमारा जो राष्ट्रीयता की जो भावना है या नेशनलिज्म का जो भावना है वो कमजोर हो और ओवरऑल वो फ्रीडम स्ट्रगल को दबा सके। समझ आया? तो 1903 में सबसे पहली बार गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे? बंगाल को विभाजित करेंगे। ठीक है, अब एक टाइम पीरियड चलता है 1903 से लेकर के 1905 के बीच। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट। मतलब हिंदी में से हम क्या कहेंगे कि ऐसा मूवमेंट जो पार्टीशन के खिलाफ लड़ा गया। ठीक है, ये था 1903 से 1905 और ये किसके द्वारा लड़ा गया? बाय मॉडरेट्स या नरम दल। ठीक है, ये मुख्य तौर पर जो 2 साल रहे वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट रहा और ये मॉडरेट्स के द्वारा लड़ा गया। मॉडरेट्स के क्या मेथड से मैंने बताए थे आपको? पेटिशन था, मीटिंग थी, न्यूज़पेपर्स था, ये सब चीजें थी। बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल या बहुत ही संवैधानिक रूप से वो चीजों को करते थे। तो ये 3 साल जो है या 2 साल आप मान सकते हैं मॉडरेट्स के द्वारा लड़ा गया। लेकिन तभी भी जुलाई 1905 में गवर्नमेंट बोल देती है कि हम क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जुलाई 1905 में अनाउंसमेंट हो जाता है, अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन। ये तो अपन लिखे हुए हैं, इसको आप ऐसे लिखिए कि गवर्नमेंट क्या कर देती है? डिसाइड कर देती है। गवर्नमेंट डिसाइडेड फॉर
पार्टीशन। फाइनली गवर्नमेंट जो है इन लोगों की बातों को नहीं सुनती है और गवर्नमेंट बोलती है नहीं, हमको पार्टीशन करना ही करना है। एक आप डेट याद रखिए, 7 अगस्त 1905। अब ये जो 7 अगस्त 1905 है, इस डेट को फॉर्मली स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है, शुरू होता है 7 अगस्त 1905। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, फॉर्मल लॉन्च ऑफ स्वदेशी आंदोलन, मतलब जो स्वदेशी आंदोलन है उसका फॉर्मल रूप से जो है वो क्या हो जाता है, आपका लॉन्च हो जाता है या शुरू हो जाता है। उसके बाद एक डेट याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905। इस दिन पार्टीशन हो जाता है और फाइनली जो है लोग अलग अलग हो जाते हैं। इस दिन होता क्या है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं, मतलब बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, गंगा की वो लोग डुबकी लेते हैं, ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि भले पार्टीशन हो गया लेकिन हम एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। इस तरीके से पूरा जो बंगाल होता है उस दिन वो सदमे में रहता है, मौन करते रहता है या शोक मनाते रहता है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905। इसके बाद फिर फाइनली आपको स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाता है। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर के कहीं ना कहीं 1908 का जो फेस है, वहां पर स्वदेशी जो आंदोलन है वो बहुत ही अपने स्पीड में रहता है। ठीक है, ये हमको समझ आया। इसी बीच में एक चीज घटती है 1906 में। 1906 के दिसंबर में एक चीज घटती है, क्या होती है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है या मुस्लिम लीग का गठन होता है। कब होता है, 1906 में होता है। और इसी बीच यही 3 साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस होते हैं। एक 1905 में होता है, फिर 1906 में होता है और फिर 1907 में होता है। ठीक है, ये 3 सेशंस होते हैं। ये 3 सेशंस आपको देखने को मिलेंगे और फिर यहां पर फाइनली क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब, स्प्लिट का मतलब कांग्रेस अब 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गरम दल और नरम दल के बीच में आपसी में समझौता नहीं हो रहा था, इसीलिए हम इस स्प्लिट को क्या कहते हैं, सूरत स्प्लिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूरत के सेशन में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। यही सूरत स्प्लिट कहीं ना कहीं जो स्वदेशी आंदोलन के खत्म होने का मुख्य कारण बना, इसीलिए मैं टाइमलाइन में आपको इसको मेंशन कर रही हूँ। आपको एक ढांचा समझना पड़ेगा पहले कि क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, फिर फाइनली क्या हो जाता है, 1908 में जो स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता होते हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनको 6 साल की जेल हो जाती है। ठीक है, अब 1908 के आते आते तक का पूरा जो है स्वदेशी आंदोलन खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द मूवमेंट। समझ में आया? ये एक मैं थोड़ा सा आपको ढांचा बताई हूँ, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले 1903 से पहले बहुत ज्यादा आतंक जो है वो चल रहा था अंग्रेजों का, फेमाइन आ गया था, भूखा था, करप्शन था, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन ऐसा इतना बड़ा जो मूवमेंट आया आपका स्वदेशी मूवमेंट, उसका इमीडिएट कॉज क्या रहा? उसका इमीडिएट कॉज पार्टीशन रहा या पार्टीशन का अनाउंसमेंट रहा। ये कब हुआ था? 1903 में। फिर 2 साल तक जो हमारे नरम दल के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि ये पार्टीशन ना हो। उन्होंने मूवमेंट्स अपने बहुत ज्यादा चलाए। उसके बाद भी जुलाई में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1905 में कि भाई हमको पार्टीशन तो करना ही करना है। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं हमारे फ्रेम में, मतलब गरम दल के व्यक्ति आते हैं और अब बोलेंगे कि हम अपने तरीके से चीजों को मनवाएंगे और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। उसके बाद 16 अक्टूबर को पार्टीशन जो है वो ऑफिशियल रूप से पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, ऑफिशियल रूप से पार्टीशन हो जाता है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद में 1905 से 1908 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको चलता है। ठीक है, और इसी बीच में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। ठीक, और आपको 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपको सेशंस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है,
सेशंस देखने को मिलेगा। मतलब सेशंस मतलब समझते हैं आप, जो आपको हर एनुअली हो रहा था, वो 1905 का, 1906, 1907, ये हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। फिर फाइनली सूरत स्प्लिट होता है, या गरम दल और नरम दल, जो गरम दल होता है वो और जो नरम दल होता है वो, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, और इसी के कारण कहीं ना कहीं ये स्वदेशी आंदोलन पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और 1908 में मूवमेंट खत्म हो जाता है। जो मुख्य नेता होते हैं या तो वो रिटायर हो जाते हैं, या तो जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनको 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1916 तक कोई मेन मूवमेंट नहीं होता है। फिर 1916 में आपको क्या देखने को मिलेगा, होम रूल लीग, ये फिर 1916 में आपका शुरू होगा। इस बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो मुख्य नेता थे वो 6 साल के लिए जेल चले गए थे। फिर जब वो 1914 में रिलीज होते हैं, फिर वो इस मूवमेंट का जो है वो पूरा भागदौड़ संभालते हैं। समझ आया? हिस्टोरी को, जो हिस्ट्री है हमको हमेशा स्टोरी के जैसे समझनी है, कि 1 साल के बाद ये हुआ, 2 साल के बाद, रटने की कोशिश हमको बहुत कम करनी है। फॉलो हुआ, देखिए जो जो चीजें ये स्वदेशी आंदोलन हुआ ना, इसी के कारण हम आगे देखेंगे, इसी के कारण कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन जो था, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये इसका बेस यही रहा। सबसे बड़ा या सबसे पहला आंदोलन जिसमें जनता इन्वॉल्व थी वो था स्वदेशी आंदोलन। क्यों? क्योंकि अब जो गरम दल के व्यक्ति थे या जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अब उनके ऊपर में क्या था कि हम क्या करें, जनता को भी इंक्लूड करें, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, आगे जितने भी मूवमेंट आए, जैसे नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंट हो गया, क्विट इंडिया हो गया, इसमें सब में यही आइडियोलॉजी आपको फॉलो हुई है, और जितने भी इन लोगों ने काम किए वो आगे चल के फॉलो हुए हैं। समझ में आया? जो मेथड्स जो बनाए गए, जो मान लीजिए बायकट करने की बात करी गई, गवर्नमेंट सर्विसेज को, गवर्नमेंट एक्ट्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, वो आगे सभी मूवमेंट्स में आपको दिखाई देता है, फॉलो हुआ है। ठीक है, हाँ, जितने भी आगे आने वाले मूवमेंट्स हैं उसमें आपको उसका फॉलो अप देखने को मिलेगा, आपको उसके मेथड्स रिपीट होते देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये हो गया, ये पूरा आपको समझ में आया इतना? ठीक है, चलिए अब हम, हाँ, स्टार्टिंग से करना है, हो गया ना? ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में एक बार देख लेते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ा सा और अच्छे से हम देखेंगे। ये तो हमने पूरा हिस्ट्री ढांचा पढ़ लिया या फ्रेमवर्क पढ़ लिया, अब हम एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे स्वदेशी मूवमेंट की क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली। ठीक, चलिए, ये मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि 1903 में क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन, है ना, पार्टीशन का आपको अनाउंसमेंट हुआ था। इससे पहले बिफोर 1903 से पहले बहुत सारी चीजें, गुड मॉर्निंग, 1903 से पहले बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, ठीक है, करप्शन हो रहा था, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हो रहा था, बहुत सारे एक्ट्स आ गए थे, जैसे कि इंडियन, ये तो बाद में आया, खैर बहुत सारे एक्ट्स आए थे, जैसे एक आप ले सकते हैं वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर ऑफ मॉडरेट्स, मतलब नरम दल की असफलता, ये कुछ मुख्य कारण रहे, जिसके ये सभी जो चीजें हो रही थी वो 1903 से पहले हो रही थी, और फिर फाइनली 1903 में ये बोल दिया जाता है कि अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन जो है वो करेंगे, और जुलाई में ये जो है वो अनाउंस हो जाता है। ठीक है, जुलाई 1903 में ये क्या हो जाता है, अनाउंस हो जाता है कि भाई अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, कि अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो इन सभी चीजों से जो गरम दल के व्यक्ति हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। एक चीज हमको याद रखना है
कि ये 1903 से लेकर के 1905 का जो टाइम पीरियड था, इसमें जो मॉडरेट्स हैं, यहां पर क्या हुआ, मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रगल, मतलब नरम दल ने कोशिश की कि ये पार्टीशन ना हो। समझ में आया? और इसके मुख्य नेता कौन थे, लीडर्स कौन थे, लिख लेंगे इसको, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये एक लीडर थे, ठीक है। के मित्रा, ये एक लीडर थे, और एक थे पृथ्वीश चंद्र रॉय, ये एक लीडर थे। 3 लीडर थे नरम दल के, जिन्होंने 1903 से 1905 के बीच में पूरा अपना प्रयास किया कि ये पार्टीशन ना हो सके। 3 साल मॉडरेट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स चली, और ये तीनों पर्सन ने अपना बहुत ज्यादा प्रयास किया। इसके साथ इन्होंने 3 क्या करे, न्यूज़पेपर्स भी लिखे थे, न्यूज़पेपर्स भी लिखे थे। कौन कौन से, हिताबदी, संजीवनी एंड बंगाली, ये न्यूज़पेपर्स के नाम थे जो 1903 से 1905 के बीच में सर्कुलेट हुए। हमको पता है कि जो नरम दल के व्यक्ति थे वो न्यूज़पेपर्स में विश्वास रखते थे, मीटिंग्स गैदरिंग्स में विश्वास रखते थे। तो 1903 से 1905 के बीच में उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि ये पार्टीशन को वो अपने तरीके से रोक दे, लेकिन वो सफल हुए क्या? वो सफल नहीं हुए, नरम दल के व्यक्ति सफल नहीं हुए। और फिर फाइनली 1905 में फिर फाइनली क्या हो जाता है, आपको पार्टीशन देखने को मिलता है। ठीक, समझ आया इतना? अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा डिटेल में चर्चा की। अब फाइनली जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब जो गरम दल के व्यक्ति हैं, वो अब जो है पॉलिटिकल एरिया में एंटर कर लिए। पॉलिटिकल एरिया में इनकी क्या हो गई, एंट्री हो गई। जो अब गरम दल के व्यक्ति हैं, अब पॉलिटिकल एरिया में इनकी एंट्री हो गई। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन का क्या हो जाता है, फॉर्मल लॉन्च हो जाता है। ये हमने अभी देखा है ढांचे में, फ्रेमवर्क में हमने देखा है कि 7 अगस्त 1905 को अब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और इसके जो लीडर्स होते हैं वो कौन होते हैं, गरम दल के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, या एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। समझ में आया इतना? तो हमको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। 1903 से पहले बहुत सारी चीजें हो रही थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो पार्टीशन था उसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। पार्टीशन जो था वो एक इमीडिएट कॉज बना, समझ आया? फिर 3 महीने जो 2 साल तक का मॉडरेट्स अपने तौर पर कोशिश किए कि भाई नहीं पार्टीशन को हम रोक दें, लेकिन वो असफल रहे। और तभी भी गवर्नमेंट का यही स्टैंड था कि नहीं हमको पार्टीशन करना है। फिर फाइनली एक्सट्रीमिस्ट की एंट्री होती है, और अब एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अपना पॉलिटिकल एरिया में घुस जाते हैं। उनका अलग लेवल ऑफ पॉलिटिक्स चलता है, या उनका अलग तरीका जो है वो हमको देखने को मिलेगा। और इसी चीज को या इसी चीज के विरोध में कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। मतलब पार्टीशन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, और इसके मुख्य लीडर्स कौन होते हैं, गरम दल के व्यक्ति होते हैं। समझ आया इतना? अच्छा, अब आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ना है कि कौन, अब स्वदेशी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और एक और चीज याद रख लो, 16 अक्टूबर 1905, ये मैं डेट बार बार आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। 16 अक्टूबर 1905 में फॉर्मल तौर पर फॉर्मल पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये डेट आपको याद रखना है, बंगाल का पार्टीशन डेट पूछता है 16 अक्टूबर 1905, ठीक। इसके बाद में हम स्वदेशी आंदोलन को डिटेल में अब चर्चा करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, कैसे था। सबसे पहले लीडर्स क्या क्या थे या कौन कौन थे, ठीक है। पूरे भारत में कौन कौन से लीडर्स थे, हमको लीडर्स देखने हैं। आप चलिए मैप के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। ये मैं अभी का मैप बना रही हूँ, लेकिन ये बिफोर पार्टीशन है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा सा हम इसमें
पंजाब का एरिया भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये था, तो देखिए सबसे पहले ये दिल्ली था, ठीक, दिल्ली, दिल्ली में कौन थे, सैयद हैदर रजा, ये थे। बहुत छोटा तो नहीं हो रहा है कि दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ उसमें ध्यान देना। दिल्ली में क्या थे, सैयद हैदर रजा थे, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपका मान लीजिए ये पूरा बॉम्बे वाला एरिया था और ये पुणे वाला एरिया था, मतलब मैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा कि बॉम्बे एंड पुणे। यहाँ पर लीडर कौन थे हमारे, बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पुणे और बॉम्बे में हमारे लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद ये जो पूरा पंजाब था, ये वाला जो पूरा पंजाब था, पंजाब, यहाँ पर कौन थे, लाला लाजपत राय एंड एक उनके वो थे सहयोगी अजीत सिंह। ये एक दो लोग जो थे वो पंजाब में आंदोलन को संभाले हुए। ये सब कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे कि मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल थे, है ना, गरम दल के लोग थे। क्यों, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा लीड किया गया, गरम दल के लोगों के द्वारा लीड किया गया। अब देखिए ये मद्रास, मद्रास में बेसिकली कौन थे हमारे, चिदम्बरम पिल्लई जी थे, चिदम्बरम पिल्लई जी थे, ठीक है। तो ये मुख्य लीडर्स थे जो हमको याद रखने हैं स्वदेशी आंदोलन के समय, ठीक है। बहुत हौच पौच तो नहीं हो रहा, दिख रहा है, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर आप देख लो, ये दिल्ली है, एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आएगी। ये दिल्ली है, ठीक है, ये पंजाब है ना, ये आपको बॉम्बे वाला क्षेत्र है और ये आप पूना मान लो, ठीक है, पूना, पुणे या पूना, पहले वो पूना था, पूना, ठीक। ये और ये वाला जो क्षेत्र है वो पूरा मद्रास का है, ठीक है। तो हमको लीडर्स याद रखना है। पंजाब में कौन कौन आपके थे, ये लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह थे। दिल्ली में कौन थे, सैयद हैदर रजा थे। पूना और बॉम्बे में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और मद्रास में कौन थे, आपके चिदम्बरम पिल्लई। याद हुआ। कौन थे दिल्ली में, बिना देखे बताओ, सैयद हैदर रजा। पंजाब में लाला लाजपत राय, ठीक है। और आपके बॉम्बे और पुणे में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई थे। ये पांच छह मुख्य नेता थे जो ओवरऑल स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता था, ठीक हो गया ये। अब इस, हाँ ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके हम मेथड्स को देखेंगे। क्या देखेंगे, मेथड्स, मतलब जो स्वदेशी आंदोलन हुआ इसके क्या क्या विधियां थी या क्या क्या तरीके थे जिसके थ्रू स्वदेशी आंदोलन हुआ। इससे पहले हम नरम दल में क्या देखते थे, क्या तरीके होते थे उनके, न्यूज़पेपर्स, हाँ पेटिशंस हो गया, है ना, रिक्वेस्ट करते थे, हाँ लेटर्स रहता था, मीटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, ये सभी उनके तरीके थे। और ये सभी संविधानिक तरीके थे, गैर संविधानिक नहीं थे। लेकिन अब स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहला वर्ड है स्वदेश, स्वदेशी। तो स्वदेश, स्वदेशी, इसका मतलब क्या कि बायकट ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। स्वदेशी मतलब खुद के मटेरियल्स या हमारे खुद के देश की चीजों को प्रोत्साहन देना। तो सबसे पहले लिखेंगे बॉयकॉट ऑफ फॉरेन। क्या क्या चीजों को उन्होंने बायकॉट किया था, क्लोथ्स को बायकॉट किया था, कॉलेजेस को बायकॉट किया था एंड स्कूल्स, ठीक है। ये सभी चीजों को वो बायकॉट करते थे। इसके साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती थी उसको भी ये लोग सब क्या कर रहे थे, बायकॉट कर रहे थे। तो एक बायकॉट मूवमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया यहाँ से। और ये चीजें आगे आने वाले सभी मूवमेंट्स में झलकती है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि फॉलो अप हुआ कि नहीं हुआ, तो ये फॉलो अप हुआ। ये जो बायकॉट का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया और ये सभी आगे आने वाले मूवमेंट्स में आपको दिखाई देगा। चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो आपका नॉन कॉपरेशन हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंट हो, तीनों मूवमेंट्स में आपको ये बायकॉट दिखेगा। सब क्या करते थे, कुछ नहीं तो हम बायकॉट करेंगे, ठीक है। किसी भी फॉरेन क्लोथ्स को, फॉरेन स्कूल्स, कॉलेजेस, सबको हम इग्नोर करेंगे, ठीक। ये हो गया। इसके साथ ही साथ में एक हमने यहाँ पर देखा कि हिंदू
या हमारे, ऐसे आप लिखिएगा कि इंडियन कल्चर के प्रति जागरूकता फैली, इंडियन कल्चर के प्रति क्या फैली, अवेयरनेस फैली, कि भाई हम उनसे अपने आप को छोटा क्यों समझे, हमारी कल्चर हमारी सभ्यता ही इतनी अच्छी है, हम अपनी सभ्यता पे नाज करेंगे। और इसीलिए इंडियन कल्चर के प्रति जागरूकता फैली। ये किसके द्वारा फैलाया गया था, स्पेसिफिकली बाय तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गणेश चतुर्थी मनाना स्टार्ट किया था। इसके साथ ही साथ में शिव जी की वो लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे। ये 2-3 चीजें थी जो उन्होंने स्टार्ट की। और इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, ये जो 2 चीजें हो रही थी, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या विद्रोह के प्रतीक के रूप में चालू करी गई थी, कि हम अपनी सभ्यता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, हम अपनी सभ्यता का प्रकाश जो है वो सब तरफ करेंगे। तो ये तिलक के द्वारा 2-3 मूवमेंट जो है वो चालू किए गए। इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के लोग भी जो है, या मुस्लिम लोग हैं, वो तिलक से थोड़े से पीछे हट गए थे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, हिंदू मूवमेंट्स है या हिंदू तीज त्योहार है, इसीलिए मुस्लिम भी थोड़ा पीछे हट गए थे। और यही कहीं ना कहीं कारण भी बनता है मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का, वो हम आगे देखेंगे, उसमें हम अभी नहीं जाते। ठीक है, स्वदेशी हो गया, बाइकट स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही साथ में ना क्या आने लग गया, कॉन्सेप्ट ऑफ समिति। समिति समझते हैं, समितिज क्या होता है, समिति ग्रुप होता है ना, ग्रुप होता है। समिति का मतलब क्या, 4 लोग मिलकर के ग्रुप बना दिए। तो ये समिति का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो बनाई गई थी, वो बनाई गई थी स्वदेश बंधव समिति। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। स्वदेश बंधव समिति बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, अश्विनी कुमार दत्ता, इनके द्वारा बनाई गई थी स्वदेश बंधव समिति। और ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है स्वदेश बंधव समिति किसके द्वारा बनाई गई थी, तो हमको लिखना है अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक, तो समिति का कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने बाइकट देख लिया, इंडियन कल्चर्स के प्रति हमने जो है वो जागरूकता देख ली, हमने समिति का कंसेप्ट जो है वो देख लिया। ये सब कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर जो है वो मूवमेंट्स रहे। इसके साथ ही साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए थे, इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन लोग जो है वो जुड़े हुए थे। यहाँ पर अब मास का जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्टार्ट हो गया। मतलब जो आम जनता है उसको गरम दल के लोगों ने जोड़ना चालू किया। जैसे विमेन, पहले, इससे पहले विमेन जुड़ती थी क्या, किसी भी आंदोलन में नहीं जुड़ती थी। यहाँ से विमेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। हमारे जो पीजेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ। कहीं ना कहीं थोड़े तौर पर जमींदार भी इन्वॉल्व थे, लेकिन पार्टली थे, मतलब हर एक जमींदार इन्वॉल्व नहीं था, कोई कोई जमींदार जो थे वो इन्वॉल्व हुए थे। इसके साथ ही साथ में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये भी पार्टली देखने को मिलता है। मैंने बताया सैयद हैदर रजा के बारे में, वो भी क्या थे, मुस्लिम थे ना। तो वही चीजें बोल रहा है कि लिमिटेड चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये हो गया, यही मुख्य कारण जो है वो आपके रहे। ठीक, अब एक और चीज था कि फोकस किसके ऊपर में किया गया था, ये आप यहां से लिख लीजिए, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंट या आत्मशक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर में फोकस किया गया, सेल्फ रिलायंट या आत्मशक्ति। आज हम बोलते हैं ना सेल्फ रिलायंट भारत, वो स्टार्टिंग में किसके द्वारा लाया गया था, स्वदेशी आंदोलन में लाया गया था। आत्मशक्ति या सेल्फ रिलायंट के ऊपर में मुख्य इनका फोकस रहा। इतनी सारी चीजें आपको तरीकों के रूप में देखने को मिलती है। सबसे पहली बार बायकट किया गया फॉरेन गुड्स का, कि हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी जो है वो फॉरेन मटेरियल्स या फॉरेन जो भी चीजें हैं वो सब हम उसका बहिष्कार करते हैं। इसके बाद इंडियन कल्चर्स के प्रति जागरूकता लोगों में बैठाई गई, उनको समझाया गया कि हमारा कल्चर सर्वश्रेष्ठ है, हम किसी से भी इंफीरियर या
छोटे नहीं हैं। इसका मुख्य लीडर कौन थे? हमारे तिलक थे, जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए, बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाना चालू किया, जैसे गणेश चतुर्थी हो गया, शिव जी की पूजा हो गई, ये सब। इसके साथ ही साथ समिति का कंसेप्ट आया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी स्वदेश बंधप समिति, ठीक है। इसके साथ ही साथ में विमेन, पीजेंट, जमींदार, मुस्लिम, इन लोगों का कुछ कुछ पार्टिसिपेशन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। के बाद में सेल्फ रिलायंस या आत्मशक्ति के ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इतना समझ में आया, ठीक है, ये था। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये भावना आई कि अब हम अपना बलिदान करके जो है वो क्या करेंगे, भारत को आजादी दिलाएंगे। इससे पहले क्या था कि हम सिर्फ और सिर्फ पेटिशन जो है वो साइन कर रहे थे, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल थे। लेकिन ये जो स्वदेशी आंदोलन है, इसने पूरे सोच को बदल दिया। अब बोला गया कि हम ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे, हमको अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान देकर भी भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या भारत के लिए लड़ेंगे। तो ये जो फ्रीडम की जो भावना थी या जो राष्ट्रीयता की भावना थी, ये स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत आई। समझ आया, ठीक है। अब देखिए, ये मुख्य लीडर्स भी हमने देख लिया। अब सप्रेशन कैसे हुआ या एंड कैसे हुआ, एंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। या इससे पहले आप ना एक लिख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस लिख लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं पैरेलल जो है वो हुआ था, पैरेलल हुआ था, ये आप लिखेंगे तो ये आपको ज्यादा अभी हेल्प करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का सेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? किसी को कोई पढ़े हो? हाँ, 1905 का जो सेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? 1905 का सेशन हुआ था बनारस में। बनारस में लीडर कौन थे हमारे? या लीडर नहीं लिखेंगे, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, ठीक। प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहां से गरम दल और नरम दल के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई जैसी चालू हो गई। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आया था, तो नरम दल के लोग ये बोल रहे थे कि हमको ये स्वदेशी मूवमेंट को कलकत्ता से बाहर नहीं लेके जाना, हमको बंगाल में ही रखना है इस मूवमेंट को, और हम ज्यादा स्प्रेड ना करें। लेकिन गरम दल के व्यक्ति बोल रहे थे कि नहीं, स्वदेशी मूवमेंट को पूरे देश भर में हमको फैलाने की जरूरत है, इसीलिए उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर ये मूवमेंट जो है वो फैलाए। लेकिन नरम दल के व्यक्ति बोल रहे थे कि नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के अंतर्गत रखना है। ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आपको 1905 के सेशन में देखने को मिलता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्या थे ये? अध्यक्ष थे या लीडर के रूप में सामने आते। ये याद रखना, 1905 बनारस सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें यहाँ पर दोनों के बीच में रसाकसी चालू हो गई कि हमको बंगाल में रखना है या बंगाल से फैलाना है, ये एक था। इसके बाद देखिए, 1906 का सेशन हुआ, कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? दादा भाई नवरोजी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये तीनों सेशंस पूछे जाते हैं। दादा भाई नवरोजी के द्वारा ये सेशन की अध्यक्षता की गई, और यहाँ पर सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम बोला गया कि अब हमको क्या चाहिए? स्वराज चाहिए या सेल्फ रूल चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार स्वराज के बारे में एक्सेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस कब करती है? तो 1906 के सेशन में करती है, कलकत्ता सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है, ठीक। समझ आए? और ये कहीं ना कहीं गरम दल के दबाव के कारण ये चीज हुई थी, नहीं तो दादा भाई नवरोजी क्या थे? नरम दल के थे। ये हम पढ़े हैं, मॉडरेट थे ना दादा भाई नवरोजी, लेकिन गरम दल के प्रेशर के कारण ये चीज हुई कि अब हमको स्वराज चाहिए। और दोनों के बीच में इस सेशन में भी बहुत ज्यादा रसाकसी हुई, ठीक है। फिर फाइनली आता है आपका 1907 का, जो कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था, ठीक है। इसके लीडर कौन थे? रास बिहारी घोष जी थे। रास बिहारी घोष जी थे। और यहाँ पर नरम दल और गरम दल पूरी तरीके से क्या हो गई? अलग हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो है वो कुछ जम ही नहीं पा रहा था। उनके थॉट्स जो थे वो अलग थे, है ना, उनके मेथड्स जो थे वो अलग थे, रिजल्ट उनके अलग थे। तो फिर फाइनली यहाँ पर दो भाग में जो कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 2 पार्ट्स,
2 पार्ट्स, ठीक है, 2 भाग में हो जाती है और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, सूरत स्प्लिट बोल देते हैं, सूरत स्प्लिट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, सूरत स्प्लिट। ठीक, सूरत में फिर फाइनली गरम दल और नरम दल दोनों जो है वो अलग अलग हो जाती है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं बाइफर्केशन हो जाता है, मतलब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। समझ आया इतना? ठीक है, अब हम देखेंगे अभी तक यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है ना, 1905, 1906, 1907 यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चालू है। ठीक है, अब हम देखेंगे एंड ऑफ स्वदेशी आंदोलन। ठीक, ये देखेंगे। अब एंड ऑफ स्वदेशी आंदोलन में देखिए, समझिएगा, सबसे पहला कारण तो यही था, सूरत स्प्लिट। फर्स्ट रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, सूरत स्प्लिट, या सूरत का जो विभाजन हुआ था, या अगर हम देखेंगे कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण रहा ये पूरा स्वदेशी मूवमेंट के खत्म होने का, क्योंकि हमको पता है एकता में ताकत है। अगर सब लोग मिल करके किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो वो कंपैरेटिवली इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर हम ही विभाजित हो जाएं तो बाकी जो रूलर लोग हैं, जैसे मान लीजिए वहां पे अंग्रेज थे, तो उनको इस चीज का लाभ उठाने का अवसर मिल गया, और जितने भी नेता थे या तो उनको जेल में डाल दिया गया या तो उनको भगा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। पहला कारण सूरत स्प्लिट था। दूसरा कारण क्या था कि बहुत सारे जो लीडर्स थे वो लोग जो है वो क्या चले गए थे, रिटायर हो गए थे, जैसे औरोबिंदो घोष, ये थे एक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी, ये सब लोग जो है ये क्या हो गए थे, रिटायर हो गए थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ में जो हमारे मेन लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, ये क्या थे, इनको कहां भेज दिया गया था, इनको जेल में भेज दिया गया था फॉर 6 इयर्स, 6 साल के लिए इनको जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद तीसरा चीज आपको याद रखना है कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता, ये कहीं ना कहीं हर आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो भी 2-3 साल चला फिर खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट रहा वो भी 4 साल चला, खत्म हो गया। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट रहा, वो भी 2-3 साल चला, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आंदोलन को अगर वो बड़े लेवल का आंदोलन है तो आप उसको 7 साल 8 साल नहीं खींच सकते, वो कभी ना कभी पीक में जाएगा, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये उठा आंदोलन, पीक में गया और फिर धीरे धीरे नीचे गया। तो कभी भी आंदोलन ऐसे नहीं चल सकता है लंबे समय तक, वो हमेशा ऐसे ही चलेगा, और वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पेज जो है तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि स्लो हो गया था, स्लो डाउन ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम, स्लो डाउन हो गया था, पूरा मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया था, ओवरऑल मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गया था। लोग जो है वो धीरे धीरे थक गए थे, है ना, कहीं ना कहीं लोगों का भी तो हो जाता है कि हम कितना ज्यादा धरना दें, कितना ज्यादा हम बाइकआउट करें, कितना ज्यादा हम आंदोलन करें, तो ओवरऑल जो है वो लोग थक गए थे, सूरत स्प्लिट हो गया, जितने भी नेता हैं उनको या तो जेल में डाल दिया गया, या तो वो रिटायर हो गए, या तो वो कहीं और चले गए। जैसे लाला लाजपत राय जो जी थे वो कहाँ, वो जो है वो बाहर चले गए थे, फॉरेन चले गए थे। तो जितने भी मुख्य लीडर्स थे वो या तो बाहर चले गए, या तो रिटायर हो गए, या तो जेल में डाल दिए गए। इसी तरीके से ये मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद ये खत्म हुआ, ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो मूवमेंट आपका खत्म हो गया। अब 1908 से लेकर के 1914 तक तिलक जी कहाँ रहते हैं, तिलक जी कहाँ रहते हैं, जेल में रहते हैं। अब 1914 को इनकी रिहाई होती है, और अब ये इनका एक ही मकसद रहता है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसको हम क्या करेंगे, फिर से वापस लेके आएंगे। और इसके बाद फिर 1916 के आते आते तक 2 साल ये प्रयास करते हैं, और फिर 1916 में ये क्या स्टार्ट करते हैं, होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं।
समझ में आया? इस बीच में 1908 से 1914 के बीच में हम थोड़ा सा पैसिव फेस में चले जाते हैं, जो आंदोलन है वो धीरे धीरे दब जाता है, उतना ज्यादा हलचल नहीं होते रहता। लेकिन जब तिलक जी आजाद होते हैं तब फिर से वो हमारे स्ट्रगल का नेतृत्व संभालते हैं और एक नया आंदोलन होता है जो आज हम नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। समझ आया? एक बार देखिए इसको फिर से, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बहुत सारी चीजें हमने एक साथ पढ़ ली है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, इससे भी पहले स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। 1903 अनाउंसमेंट हुआ पार्टीशन का, ठीक है। 1903 से पहले का सिनेरियो आप समझ लो, इतनी सारी चीजें हो रही थी और 1903 के पार्टीशन के कारण बहुत ज्यादा लोग रिटेलिएट हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। फिर 1903 से 1905 के बीच में नरम दल का पूरा चला, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद गरम दल आ गए और गरम दल ने पॉलिटिकल एरिया में एंट्री ले ली। और फिर ये डेट याद रखेंगे, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। उसके बाद 16 अक्टूबर को पार्टीशन जो है हो जाता है। फिर मुख्य हमको लीडर्स याद रखने हैं, कौन कौन लीडर्स थे। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन के तरीके कौन कौन से थे, किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया गया। और इसके बाद आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमने 3 सेशन देखे, ठीक है। 3 सेशन देखे हमने, एक 1905 का, 1906, 1907। याद रखना है 1905 का सेशन बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। 1906 का कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नवरोजी अध्यक्ष थे। 1907 में सूरत में हुआ था, रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। और फिर फाइनली 1907 में दोनों के बीच में गरम दल नरम दल अलग अलग हो जाते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और इस तरीके से पूरा जो स्वदेशी मूवमेंट है वो खत्म हो जाता है। समझ आया? अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक। प्रेजेंटेशन में वही चीजें लिखी हुई है जो मैं आपको बताई हूँ, है ना। तो क्विकली हम इसको समझ लेंगे। हमारे हिंदी लिसनर्स के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। जो हमारे कोर्स में एनरोल रहते हैं उनको हम ये प्रेजेंटेशन पर्सनली ग्रुप में हम भेजते हैं। तो अगर आपको कोर्स में एनरोलमेंट चाहिए तो आप हमारे एकेडमी में आकर के विजिट कर सकते हैं या हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल ये हमने हिंदी में भी लिखने की कोशिश किया, इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश किया, दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही चीजें हैं लेकिन उसको आपको रिवीजन के तौर पर लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, अब इसको मैं इसमें बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसमें मैनेज कर लेना, ठीक है। बंगाल जो है वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत था, ठीक है। जो बंगाल था सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसमें आपको देखने को मिलती है। इसमें आधुनिक कौन कौन सी इंक्लूडेड थे, पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है, इसका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बांग्लादेश, ये सभी का सभी जो एरिया है वो शामिल था। सोचो कितना बड़ा रहा होगा, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, है ना, बांग्लादेश सब शामिल था। यह राष्ट्रवादी गतिविधियों का क्या था, केंद्र था। मतलब नेशनलिस्ट, जितने भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी उनका ये सेंटर पॉइंट था। जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी वो बंगाल में ही हो रही थी, ठीक है। और प्रभावशाली नेताओं और बुद्धिजीवियों का क्या था, वो निवास स्थान था। मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उनका जो है ये निवास स्थान था, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे वो यहाँ पर रहते, ठीक है। समझ में आया? पार्टीशन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। आपको ये याद रखना है उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन जी थे। ये आपको लिखना है, ये में से मिस हो गया था, ये भी मुझे बताना चाहिए था कि हमको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि 1905 के पार्टीशन के समय हमारे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन जी थे, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है कि कितना बड़ा जो है वो बंगाल था और पार्टीशन कब हुआ, ठीक। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और हमारे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि देखिए आधिकारिक कारण या ऑफिशियल कारण क्या दिया गया। जैसे कि अंग्रेजों ने दावा किया था, इसका मतलब क्या है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दी गई कि पार्टीशन क्यों हो रहा है। प्रशासनिक दक्षता, मतलब कि शासन करने के लिए जो बंगाल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब बंगाल इज टू बिग टू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए हम उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करेंगे और उससे हमारा प्रशासन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कारण ऑफिशियल दिया गया था। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था, रियल मोटिव क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना,
जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो कमजोर होनी चाहिए। फूक डालो और राज करो मतलब डिवाइड एंड रूल, मैं आपको इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करते जा रही हूँ, ठीक है। फूक डालो एंड राज करो मतलब डिवाइड एंड रूल की भावना को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई थी। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद आंदोलन का दमन मतलब नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को पूरी तरीके से कमजोर करने की बात की गई थी। इसके साथ जो पूर्वी बंगाल है मतलब जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी था, और जो पश्चिमी बंगाल है जिसमें हिंदू मेजोरिटी था, इन दोनों को सांप्रदायिक तौर पर विभाजित कर देना मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन चीजों को डिवाइड कर देना। समझ में आया? तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी, ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी, वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो लोग जो है वो चीजों को डिवाइड करना चाहते थे, यही मुख्य कारण था। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने कुछ और दिया, ठीक। इसके बाद में विभाजन कैसे हुआ? पूर्व बंगाल और असम, इसकी राजधानी जो है वो क्या बन गई? ढाका बन गई। और मुख्यतः ये जो था ये मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। पश्चिमी बंगाल इसकी राजधानी कलकत्ता रही और जहां पर हिंदू मेजोरिटी एरिया था। समझ आया? यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट बंगाल जो था इसकी कैपिटल ढाका थी, और जो वेस्ट बंगाल था इसकी कैपिटल जो थी वो क्या थी? कलकत्ता थी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है लैंग्वेज में? ठीक होगी तो बताना। चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। इसमें देखिए अब स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक चला? 1905 से 1911 तक। अच्छा 1911 ही क्यों लिया है इसको मैं आगे आपको बताऊंगी, इसका एक मुख्य कारण यहाँ पे है ना। चलो देखो स्वदेशी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्वदेशी मतलब अपने देश का, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है ऑफ वंस ओन कंट्री मतलब खुद के देश का, इसका मतलब होता है स्वदेशी। इसमें निम्नलिखित की मांग की गई थी, किन किन चीजों का डिमांड किया गया था? जैसे विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारत निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना मतलब जो सेल्फ मेड चीजें हैं उसका जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करना, इंडियन मेड गुड का प्रचार मतलब एक्सेप्टेंस करना। समझ में आया? इसके बाद भारतीय उद्योगों और शिक्षा को बढ़ाना मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज और एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है। इमीडिएट कारण या तत्कालिक कारण क्या था ये स्वदेशी मूवमेंट के शुरू होने का? तो बंगाल का विभाजन था जो 1905 में हुआ था। समझ आया? अब इसका औपचारिक शुरुआत स्वदेशी मूवमेंट का कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता, ठीक। ये हमको याद रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट का जो तत्कालिक कारण था वो बंगाल का विभाजन था, और औपचारिक शुरुआत या ऑफिशियल तौर पर शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी देखेंगे, चीजें रिपीट हो रही है तो थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन मैनेज करिए। क्षेत्रों के नेता कौन कौन थे? रीजनल तौर पर कौन कौन लोग थे? सबसे पहले है ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, ये सब इनके फोटोज आपको देखने को मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नरम दल के नेता थे जो आपको देखने को मिलेंगे। एक दो लोग जो है वो गरम दल के थे, बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी आप नरम दल के नेता मान सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक जी थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे, और इसके साथ मैंने एक और क्या बताया था? अजीत सिंह। गुड, अजीत सिंह थे, ठीक है। अजीत सिंह भी थे जो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तमिलनाडु में कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई जी थे, इनकी सबकी फोटो दी गई है, देखो चिदम्बरम पिल्लई थे, और इनके साथ में सुब्रमण्यम भारती थे। ये भी लोग जो हैं तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी लीडर्स जो थे वह स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में सामने आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखेंगे क्या क्या विधियां अपनाई गई या क्या क्या तरीके अपनाए गए। तो कॉमन सी बात है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आऊंगी इसमें। बहिष्कार आंदोलन मतलब बायकट किया गया, सब चीजों का बायकट किया गया, ठीक है। स्वदेशी उत्पादन मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट्स को उत्पादित करना, उसका प्रोडक्शन करना, वही सब चीजें लिखी हुई है, साबुन, मैच स्टिक्स, आयरन रॉड्स, ये सब है ना। राष्ट्रीय शिक्षा मतलब नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, कहीं ना कहीं नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेजेस बनाना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है बंगाल नेशनल कॉलेज एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये दो चीजें यहाँ पर बनाई गई, ठीक है। चलिए इसके बाद में और क्या क्या तरीके थे इनके?
और चीजें थी, देखिए जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रेनेसांस, मैं बताई हूँ आपको कि कल्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया, उसका जो है उसको जागरूक किया गया। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिया है पोयम्स, है ना, राष्ट्रवादी विषयों पर कविताएं, गीत, नाटक, ये सब चीजें जो है वो चलाए गए। रविंद्रनाथ टैगोर का ये अमर सोनार बांग्ला, ये कहीं ना कहीं जो अब बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है, विरोध में रचा गया था। उस टाइम पर ये अमर सोनार बांग्ला जो है वो रचा गया, तो जो आज का बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग के रूप में देखने को मिलता है, सॉरी नेशनल एंथम के रूप में देखने को मिलता है। समझ में आया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा था, जो उसी समय पे बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद महिलाओं और युवाओं की जो है वो भागीदारी यहाँ पर देखने को मिलती है। महिलाएं भी धरना देने लग गई और युवा लोग जो थे वो भी इन्वॉल्व रहे। समझ आया? ये सभी तरीके आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब इसका पॉजिटिव आउटकम क्या क्या रहा? ठीक है, सकारात्मक परिणाम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। व्यापक जन भागीदारी वाला पहला जन आंदोलन, मतलब मास मूवमेंट अब स्टार्ट हो गया, आम जनता कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई। समझ आया? आर्थिक आत्मनिर्भरता, मतलब कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया गया। उग्र राष्ट्रवाद की नींव रखी गई। उग्र राष्ट्रवाद मतलब एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की नींव यहाँ पर रखी गई। ठीक, इसके साथ ही साथ भारतीय उद्योगों और सांस्कृतिक गौरवों को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसके बाद इसकी सीमाएं या लिमिटेशंस क्या क्या चीजें थी, इसके क्रिटिसिज्म के रूप में आप देख सकते हो कि आंदोलन जो है वो बहुत ज्यादा शहरी और मध्यम वर्गीय केंद्रित था। मतलब जो गांवों तक ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया था। ये बोला गया है कि ये बहुत ज्यादा अर्बन और मिडिल क्लास सेंट्रिक था। ठीक है, तो गांवों तक जो आंदोलन को पहुंचना चाहिए था वो आंदोलन नहीं पहुंच पाया। उचित योजना और संगठन का अभाव आपको देखने को मिलता है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ये मूवमेंट। ठीक, इसके साथ ही साथ मुस्लिम समर्थन जो था वो क्या था, सीमित था। इसका मतलब मुस्लिम्स पूरी तरीके से इस आंदोलन को समर्पण या क्या बोलेंगे, हेल्प नहीं कर पा रहे थे, समर्थन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद में आंशिक रूप से ब्रिटिश नीतियों के कारण ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं दब गई थी। कांग्रेस के भीतर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मतभेद, मतलब कि अंडर द कांग्रेस जो हमारे गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता थे, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं मतभेद चल रहा था और सूरत स्प्लिट हो गया था। ये भी मुख्य कारण रहा इस आंदोलन के विफल होने का। समझ में आया? तो क्या क्या इसकी सीमाएं या लिमिटेशंस आपको देखने को मिलती है कि ये गांव तक नहीं पहुंच पाया, आपस में वो लोग लड़ाई कर रहे थे और मुस्लिमों का पूरा पूरा समर्थन नहीं मिल पाया, इसीलिए ये आंदोलन विफल रह गया, या इसे फेल आप मान सकते हैं। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। एंड ऑफ द मूवमेंट, मतलब आंदोलन का अंत कैसे हुआ और विभाजन कैसे कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए रिपील ऑफ पार्टीशन इन 1911, इसका मतलब विभाजन को निरस्त कर दिया गया। हमने 1905 में देखा 16 अक्टूबर को विभाजन हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा लोगों ने इसके प्रति विरोध किया कि अंग्रेजों को मजबूरी में विभाजन को निरस्त करना पड़ा, जिसको हम एन्यूलमेंट बोलते हैं या रिपील ऑफ पार्टीशन बोलते हैं, जो 1911 में हुआ था। ये हमको याद रखना है डेट के साथ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आप डेट बताइए या ईयर बताइए कि कब पार्टीशन को रिपील कर दिया गया या पार्टीशन को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए बड़े पैमाने पर विरोध, बहिष्कार, राजनीतिक दबाव के कारण अंग्रेजों ने 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बंगाल राष्ट्रवादी केंद्र को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ये आपको याद रखना है कि जो नेशनलिज्म है उसको कमजोर करने के लिए पहले राजधानी क्या थी हमारी, कलकत्ता थी, लेकिन अब कलकत्ता से क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई हमारी दिल्ली में। तो ये दो चीजें जो हैं वो हुई, एक तो रद्द हो गया पार्टीशन 1911 में, और फिर कलकत्ता से राजधानी दिल्ली में चेंज हुई, और आज तक वो दिल्ली में ही है। ठीक, समझ आया? चलिए इसके बाद देखिए लेगेसी और स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी आंदोलन की क्या क्या विरासत है, ये लास्ट है। ठीक है, चलो
व्यापक स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद को जागृत किया, मतलब अब ये जो भी राष्ट्रीयवाद जो जागृत हुआ है वो हमको आगे सभी आंदोलन में इसकी झलक आपको दिखाई देती है। नई राजनीतिक चेतना को बढ़ाया, मतलब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की। आर्थिक राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया, मतलब सेल्फ रिलायंस को कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने बढ़ाया था। और भविष्य के आंदोलन को प्रभावित किया, ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन था। तो कैसे प्रभावित? नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को प्रभावित किया, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों को कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन ने प्रभावित किया था।